इसलिए मैं दूसरी प्रेजेंटेशन बना के लाई हूँ, उसमें हर एक चीज थोड़ी हिंदी में भी लिखी है, तो ताकि आप जब अकेले पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? यो मैम। ओके, ऑलराइट। तो बायोमोलिक्यूल का एंजाइम वाला पार्ट अब हम 2 कर रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो गया था ना एंजाइम का? यो मैम। हुआ था, याद दिलाओ। गुड इवनिंग अंजन। कहाँ तक पढ़ लिया था एंजाइम में? आपने क्या पढ़ा था एंजाइम में? मैम वो ग्राफ दिया था। अच्छा, ग्राफ कर लिया एक्टिवेशन एनर्जी वाला? यस मैम। क्वेश्चन लगाए? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो वेयर आर वी, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर जो पार्ट कर रहे हैं दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम, और हम उसमें क्वेश्चन बेस पे मैं तुमको ये डिवाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो पहला पार्ट जो एंजाइम का होता है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, दैट इज दैट चार्ट। कौन से पेज नंबर पे है? कौन सा? जो आपने ग्राफ बनाया था वो 156। 156। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है ना? यो मैम। पेज नंबर 156। ठीक है जी, 156 वाले पेज नंबर का एक कॉन्सेप्ट है जिससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। ठीक है? एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट कौन करता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे हमने करा था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम, है ना, जिसमें हमने टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, सनलाइट करा था, वैसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो वो हम फैक्टर करेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चला जाएगा, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ Vmax एंड Km एंड Vmax बाय 2। ठीक है? ये ग्राफ कैसा है, इससे कैसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आराम से, थोड़ा सा बाहर निकल गई। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? फिर हम पहुंच जाएंगे। हाँ, इसके बाद तो इसका आपको नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। वैसे नॉमेनक्लेचर से ना जनरली क्वेश्चन मैंने ज्यादा देखे नहीं है। ठीक है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, इस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 15-20 मिनट, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है? उसको एंड में करेंगे नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को। नेक्स्ट चीज आ जाता है, कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि होलो एंजाइम। अगर आप PYQ निकालोगे इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है? एपो एंजाइम, एंड एंजाइम के साथ एसोसिएट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट में आते हैं कोफैक्टर, कोएंजाइम, मेटल आयंस। ठीक है? तो ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं दैट वुड बी ये वाला पार्ट, इससे बहुत क्वेश्चन है। ठीक है? फिर आते ये वाला पार्ट जो आप कर चुके हो, फिर आते फैक्टर्स अफेक्टिंग, और अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो Vmax और Km का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है? तो आप देख सकते हो मोस्टली सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही होगी ना एंजाइम में। तो हम जो कर चुके हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ये हम कर चुके हैं ना। यो मैम। आज हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम्स, और उसके बाद कोशिश करेंगे Vmax, Km और Vmax बाय 2 का कॉन्सेप्ट समझ पाए। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। ठीक है? क्योंकि आप पहली बार कर रहे होते हो और इसके ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिखते नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल्स में अगर किसी ने कोचिंग ली है या फिर किसी टीचर से पढ़ा है, उसी को ये कॉन्सेप्ट आता होगा। तो अगर खुद से पढ़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ा होगा, राइट? तो इसको पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो घबराने की बात नहीं है, दैट इज फाइन। जितना टाइम तुम्हें लगता है यू टेक इट। उसके बाद तुम्हारा कुछ बचा भी नहीं है, एक लिपिड करना है, कार्बोहाइड्रेट करना है। तो विद इन दिस वीक बायोमोलिक्यूल से एनी केस खत्म हो ही जाएगा ना। तुम्हारी सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास है, राइट? तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस हफ्ते बायोमोलिक्यूल्स को खत्म हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से समझ आ जाए। ना आए तो मुझे बोल देना, हम दोबारा से उसको करेंगे। ओके? क्लियर है सबको? ठीक है? छोड़ के मत जाना है। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ओके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। तो हम लोग कर चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी उस केमिकल रिएक्शन की हाई होगी या लो? मैम लो। तो जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं ना केमिकल रिएक्शन की, है ना? ये बात मैम। राइट? ग्रेट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी बाहर रिलीज हुई या अंदर ली गई है केमिकल रिएक्शन में? एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी अंदर करेक्ट। ठीक है? अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ हमारे एंजाइम। ठीक है? फैक्टर्स
अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, देखो जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, हम इकोसिस्टम की फंक्शनिंग की बात करते हैं कि हम कहते हैं इकोसिस्टम की फंक्शनिंग क्या है कि वो प्रोड्यूस करता है ना। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस होती है तो खाना प्रोड्यूस होता है, प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन में जाता है। फिर हम वहां पे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। हम लोग डिफरेंट साइकिल्स की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल चलती है, कार्बन साइकिल चलती है। तो ये सब फैक्टर्स को अफेक्ट कर देता है बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको याद है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, रिमेम्बर, पहला पहला चैप्टर था इकोलॉजी का Yes, आपका, ma'am. तो वहां पे Yeah. फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम। तो सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, है ना। जहां पर हमारी धरती पे, अगर तुमको थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ ताकि रिलेट कर पाओ, कि जब धरती पे हम कहते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट पहुंचती है वहां पे सबसे ज्यादा लाइफ होती है या नहीं। Yes, तो ma'am. इसीलिए इक्वेटर पे ज्यादा लाइट होती है, यानी टेम्परेचर का बहुत अच्छा रोल था, राइट। उसी Yeah, तरीके ma'am. से हम सॉइल की बात कर रहे थे, जहां पर सॉइल ज्यादा है वहां पे अच्छी फसलें मिलती है ना, सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है। पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत डिपेंड करती है कि किस तरीके के प्लांट ग्रो करेंगे। जहाँ पानी की कमी है वहां पे तुम्हें बड़े बड़े प्लांट्स तो नहीं मिलेंगे, है ना, बड़े बड़े ट्रीज तो नहीं मिलेंगे, पानी की जरूरत तो होगी उन्हें ग्रो करने के लिए। तो उसी तरीके से कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करनी है। अगर तुमको ये जानना है कि एंजाइम को कौन अफेक्ट करता है, तो तुमको पता होना चाहिए ना एंजाइम किससे बना है। तो एंजाइम किससे बने होते हैं, मेनली क्या होते हैं ये, Proteins. है ना। एक्सेप्शन क्या है इसकी, Riboenzyme. Ribozyme and ribonuclease. Nuclease enzyme. राइबोन्यूक्लियेज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल तुम मुझसे जो पूछ रहे थे, शायद मुझे क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया था, उसके बाद हमारी बात ही कट गई, हम आगे चले गए। तुम मेरे से ये पूछ रहे थे ना कि राइबोजाइम तो राइबोसोम ही है, तो राइबोसोम में तो आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, तो एंजाइम भी तो, राइबोजाइम भी तो प्रोटीनेशियस ही हुआ, यही पूछ रहे थे क्या। Yes, ma'am. किसका डाउट था ये, नाम बताएगी तभी तो समझा पाऊंगी। हाँ विशाल, पूछ बेटा, क्या डाउट था तेरा, ढंग से पूछ जरा। मैम मैं यही पूछ रही थी कि फिर मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था, फिर आप मैं पूछ रही थी कि राइजोसोम, आपने बोला कि मेनली एक्सेप्ट राइजोसोम्स, तो मैंने पूछा था कि राइजोसोम सिंथेसिस करते हैं ना प्रोटीन्स की। और मैम और नीलम का क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला, राइबोन्यूक्लियेज वाला। ठीक है, राइबोजाइम समझ, तो मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर नहीं हुई थी हमें, और आई थिंक हम आगे चले गए थे तो शायद क्लियर नहीं हुई। मुझे मैं तसल्ली करना चाहती हूँ, मेरे को बताओ राइबोसोम क्या होते हैं। हम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, यो मैम। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नो। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। अगर इसमें मेम्ब्रेन होता ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते, वो तो यूकैरियोटिक सेल में होते, बैक्टीरिया में थोड़ी होते। लेकिन बैक्टीरिया में मिलते हैं ना राइबोसोम्स, मिलते हैं। मैम वो तो यूकेरियोट्स में मिलते तो हैं। हाँ मिलते हैं ना। यस मैम। तो इसमें अगर मेम्ब्रेन होती तो फिर तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो जाते हैं ना, तो ये तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं ना, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। समझ आई यस बात। मैम। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं कोई ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल का मतलब होता है जो काम में मदद करे। जैसे मान लो तुम्हारा पूरा घर एक सेल है, ठीक है, तो तुम्हारे घर को चलाने के लिए कौन कौन लोग उसमें रहता है और कौन कौन काम करता है। मम्मी पापा। तुम भी हो तो तुम्हारा भी तो कंट्रीब्यूशन है, मम्मी पापा है, एक दादी। इंसान पैसे कमा रहा है, दूसरा इंसान घर चला रहा है, तुम लोग तबाही मचा रहे हो, मिलके काम चल रहा है ना। तो तुम सारे यस के मैम। सारे ऑर्गेनेल हो, और तुम्हारा पूरा का पूरा घर एक सेल है। ठीक है, अब तुम्हारे घर की दीवारें हैं तो तुम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो जाओगे। ठीक है, तुम्हारे घर की प्रॉपर दीवार होगी, तुम्हारा एक स्ट्रक्चर हो गया। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम तुम्हारी तरह ऑर्गेनेल है, बस इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तुम मान लो तुम्हारे ऊपर एपिडर्मिस है, तुम्हारे ऊपर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, अब ये अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये कैसे बिखरा नहीं होगा, बिखरा नहीं होता। ये इसमें क्या क्या, ये किस किस चीजों से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन की कोलैबोरेशन है एक तरह से। तो जैसे आरएनए कैसा होता है, हम बना देते हैं ऐसा, देखो ये आरएनए लेट्स से, ठीक है, और इसके आसपास थोड़ा प्रोटीन बना दो, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहूंगी। देखो जब करोगे साथ में सेल, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
अभी के लिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आरएनए है और ये प्रोटीन है, ठीक है। तो मैं आरएनए को ब्लू से लिखती हूँ ताकि तुम पढ़ो तो तुम भी समझ लो। ध्यान से समझना ये बात, क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं समझ आए तुम्हें भी। तो ऐसे गुच्चू मुच्चू करके ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये इसको मैं बुलाऊंगी अब, इट इज अ बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की बिगर सब यूनिट होगी, इसमें ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा आरएनए, ठीक है। और ये वाली कौन सी होगी? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो राइबोसोम होते हैं दे आल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। ये एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। हमने कहा तो ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो हम इनको प्रोटीनेशियस एंजाइम नहीं कहते। मैंने कहा सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस है, ठीक है, एक्सेप्ट दो के, राइबोसोम एंड राइबोजाइम्स, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि अगर राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना हुआ है तो हम इसको प्रोटीनेशियस एंजाइम क्यों नहीं कह रहे, नॉन प्रोटीनेशियस क्यों कहते हैं? यस मैम। है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये बेशक प्रोटीन और आरएनए से बना है, लेकिन जब ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है ना तो प्रोटीन उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है वो राइबोसोम का आरएनए वाला साइड करता है, समझ आई। तो आरएनए इटसेल्फ एक्ट एज एन एंजाइम, प्रोटीन इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं जब एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं तो हम उनका नाम बदल देते हैं, हम उन्हें कहते हैं राइबोजाइम। तो राइबोजाइम कुछ नहीं है, अगर मैं इसको और सिंपल करूं, इट इज नथिंग बट ribosomes that act as enzyme, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। तो राइबोसोम को हम राइबोजाइम बोलेंगे जब वो एक्ट कर रहा है एज ए एंजाइम। और राइबोसोम को हम नॉन प्रोटीन वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रोटीन पार्ट कभी भी एंजाइम की तरह काम नहीं करता, इसका आरएनए पार्ट एंजाइम की तरह काम करता है। ये बात समझ आई? यो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं एक, तो इसका एग्जाम्पल कैसे दूंगी मैं तुमको? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन याद है, ट्रांसलेशन याद है? यो मैम। ठीक है, ये मेरा एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर छोटी सब यूनिट आके लगती थी। यो मैम। किसकी छोटी सब यूनिट? किसकी छोटी सब यूनिट? राइबोसोम की। हाँ, यूनिट लग गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को पकड़ लेती है। इसके ऊपर कौन सी यूनिट आती लगती है फिर? बिग यूनिट। बिगर सब यूनिट लग जाती है राइबोसोम की, है ना। उसके अंदर 3 दरवाजे होते थे, क्या नाम था दरवाजों का? सबसे पहला वाला कहलाता था ए, फिर पी, फिर ई, है ना। अब यहीं पर तुम याद करके देखो कि टीआरएनए आता था, राइट। और वो क्या करते थे, वो यहाँ पर छोटे छोटे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना देते थे। बॉन्ड बना देते, यो मैम। कौन है? पेप्टाइड बॉन्ड। यो मैम। किसने बनाया पेप्टाइड बॉन्ड? बनाया किसने यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड बिगर सब यूनिट। यस, पेप्टाइड बॉन्ड बना ना, इट्स ए केमिकल रिएक्शन। दो सबस्ट्रेट थे, तुमने उनको जोड़ दिया, इट्स ए केमिकल रिएक्शन ना। तो केमिकल रिएक्शन में एंजाइम चाहिए, तो यहाँ पर जो ये बिगर सब यूनिट है ना, दिस इज द बिगर सब यूनिट, ठीक है। और ये बिगर सब यूनिट का कौन सा पार्ट कर रहा है एज एन एंजाइम एक्ट? आरएनए का पार्ट। एक्ट एज एंजाइम, समझे। इसलिए हम इसको राइबोजाइम बोलते हैं कि ये नॉन प्रोटीन वाला है, ये नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। समझ आया एग्जाम्पल? ठीक है, ये होते हैं राइबोजाइम्स जो एक्ट करते हैं एज एन एंजाइम। राइबोन्यूक्लियस क्या होते हैं? जो आरएनए को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में आरएनए को ब्रेक मिलेंगे आपको, सेल के अंदर ये भी मिलेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी पे कौन इफेक्ट डालता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यो मैम। स्क्रीनशॉट लेके इसको साइड में लिख लेना। बेटा माइक बंद कर ले, धन्यवाद। ठीक है, ओके। स्ट्रेंथ तो पूरी आई है हमारी आज, गुड। डन सबका ये वाला? अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। मेरे को पता है मेनली एंजाइम प्रोटीन है, यानी अमीनो एसिड की चेन है। जब भी तुम्हारे दिमाग में आंसर ना आ रहा हो तो तुम कोई प्रोटीन इमेजिन कर लो। प्रोटीन लाइक तुम्हारे बालों के अंदर केराटिन, तो सारे प्रोटीन ही तो है, ठीक है। तुम्हारे नाखूनों में भी होता है, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन की चेन है जिससे बने हुए हैं एंजाइम। उसमें से 2 राइबोजाइम एक्सेप्शन थी, चलो कर लिया। अब हम कर रहे हैं इनको क्या इफेक्ट करेगा। तो देखो, अगर ये प्रोटीन की चेन है तो मेरे को बताओ, प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा अगर मैं तुमको उठाकर बिल्कुल ठंड में रख दूं बाहर, अगर यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाए, है ना, तो तुम्हारी एक्टिविटी कैसे हो जाएगी? बहुत एक्टिव दिखाई दोगे या ऐसे सोए सोए से लगोगे?
सोए से लगेंगे। है ना। जैसे कि तुम, अब मैं तुम्हारी सुबह क्लास लिख दूं, तुम मौत की तरह आते हैं ना सब। यो यो मैम। पिछली बार आई थी, क्लास थी 5:45 की, क्लास में आई थी 6:20 पे। मैं कहा, "ओ भाई साहब।" मैं कहा, "हेलो बेटा।" मैंने नाम लेके बोला, उसका नाम नहीं बताऊंगी, बेचारी भाग जाएगी। मैंने तो नाम लेके बोला, "यस मैम।" मैं कहा, यार इसकी तो आंख भी नहीं खुली। आंखें बंद थी उसकी, वो एक आंख से लॉगिन किया होगा उसने, टिक। और ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। मैं 5 बजे आजकल उठ रही हूँ, तो मैंने उसकी क्लास ज्वाइन कर रखी है, योगा वाली। मैंने 5 बजे आज क्लास लगाई है, मैंने भी ऐसी लगाई है। मुझे 5:05 पे लॉग इन किया। वो भाई साहब बोल रहे थे, सुन रही थी, बीच में 2 बार मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला क्लास कब खत्म हुई। तो मेरे को समझ में आया कि यार ये ना, दिस इज अ रियल थिंग। तो अब मैं कल से जब उठूंगी तो मैं उठ के मुंह धो के आऊंगी। आज मेरे साथ सुबह हुआ है, मेरे को पता नहीं चला क्लास कब खत्म हुई। मुझे 8 बजे पता चला क्लास खत्म हो गई थी। 6 बजे। भाई ये सबके साथ होता है। तो तुम्हारे साथ भी होता होगा, मैं ये नहीं बोल रही नहीं होता होगा, तो मैं गुस्सा करूँ, सच तो सच है। लेकिन हाँ, मेरे को पता चल गया कि मेरे को वो क्लास चाहिए, मैंने अपने ने लगाई है ना। तो फिर इसलिए अब मैं कल से मुंह धो के बैठूंगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी मुझसे, तो तुम भी मुंह धो के आना। लेकिन मान लो बहुत ठंड जल्दी सो जाया करो, है। रात को जल्दी सो जाया करो। अरे रात को भी जल्दी सोई थी ना, लेकिन सुबह उठने मेरी मेरी आत्मा को तो पता है ना बाहर 5 बजे है। यस मैम। वो तो मना कर रही है, सच नहीं होगा, तू क्यों उठ रही है। है ना, ये तो होता है यार। देखो सच तो सच है, मेरे साथ तो होता है, तुम्हारा पता नहीं। तो लेकिन अगर मैं फिर भी ठंड होगी बाहर, तो तुम हो तो डॉर्मेंट जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे रूम में हीटर चला दूं तो एक्टिव हो जाओगे। यस मैम। होना तो नहीं चाहोगे तुम, चॉइस की बात नहीं हो रही, लेकिन होना तो पड़ेगा ना, झाड़ू आएगा जब कि अब तो उठ जा। है ना, हो तो जाओगे। राइट। अब अगर मैं तुमको बाहर भेज दूं, मान लो तत्ती गर्मी है, मैंने तुमको भेज दिया राजस्थान, है ना। तो तत्ती वाली गर्मी में तो होगा ना, दोपहर में अगर मैं तुमको 2 बजे भेज दूं तो तुम तो पिघल जाओगे। यो मैम। पूरा पिघल पिघल जाओगे, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। राइट। अगर मेल्ट हो जाओगे, फिर तुम्हें दोबारा से ठीक करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सडनली एसी चला दूंगी तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा ना। अगर तुम सीरियसली देखो, बहुत हीट से आके हीट स्ट्रोक हो जाता है ना, बर्दाश्त नहीं होता, उसके बाद रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल हो जाएगी रिकवर। और अगर तुम बिल्कुल सन में चले जाओगे और तुमको उसका सन बर्न हो गया, तो उसकी रिकवरी तो ऐसे पॉसिबल नहीं होती, परमानेंट डैमेज भी हो जाता है ना स्किन के ऊपर। यो मैम। थोड़ा थोड़ा इसको दिमाग में रखना है, इस कॉन्सेप्ट को, फिर उससे हम एंजाइम एक्टिविटी समझते हैं कि एंजाइम को कौन इफेक्ट कर सकता है। देखो, सबसे ज्यादा एंजाइम जो इफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। एंजाइम बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम को कौन इफेक्ट करेगा, पहला फीचर है टेम्परेचर। दूसरा है पीएच। एसिडिक मीडियम हो गया तो एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, बेसिक मीडियम होगा तब भी फर्क पड़ेगा उसके, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने कल भी किया था, आज मैं रिलेट कराऊंगी तो तुम समझ जाओगे। तीसरा एंजाइम पे फर्क पड़ता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। देखो एंजाइम ने किसके गले लगना है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है ना। यो मैम। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में फर्क तो पड़ता है एंजाइम को। मान लो 100 एंजाइम बैठे हैं, तुमने सबस्ट्रेट डाला ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। मान लो 100 एंजाइम बैठे हैं, 100 सबस्ट्रेट डाल दे, केमिकल रिएक्शन भाग कर होगा। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे जाएगी। लास्ट इज नोन एज एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम की एक्टिविटी से इनहिबिटर्स पे भी फर्क पड़ता है। ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स है ना, ये हम दवाइयां बनाने के बहुत काम लाते हैं। जैसे एड्स हो गया या कैंसर हो गया, इनमें हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर एंजाइम इनहिबिटर्स ही डालते हैं, ताकि वो जब चीजें काम ना कर पाए, तो जो पैथोजन है वो काम ना कर पाए, क्योंकि पैथोजन का जो एंजाइम है हम उसको इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स भी होंगे तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी को कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम इनहिबिटर। ये 4 बातें क्लियर, वर्ड्स क्लियर। यो मैम। यो मैम। राइट, चलो आगे चलते हैं। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ गया, कि यहाँ सिर्फ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। रुको एक सेकेंड, टेम्परेचर वाला लगता ही है। Okay. ये रहा, चलो यहाँ से करते हैं। अपलोड गलत हो गया आज, एक सेकेंड, सॉरी। पिछले लेक्चर का ही एक्चुअली दूसरी बैच तुमसे आगे चल रहा है ना इसमें, तो सॉरी मैं ये वाला मिटाना भूल गई, माय बैड। चलो आज
तो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनहिबिटर पे क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके के होते हैं, और ये जब मैं कराऊंगी तो तुम मुझे खुद बताओगे माइक्रो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हम आप दिख भी नहीं रहे। अब आ रही है? यो मैम। अबे ये कैसे हो गया भाई? पता नहीं मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम आप। सबको नहीं आ रही थी? नो मैम। फिर तो मैं तुमको ब्लेम नहीं कर सकती, फिर तो मेरी ही है दिक्कत। एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट पे अपनी एंजाइम एक्टिविटी है। ओके, ठीक है जी, चलो बहुत सिंपल है ये। तुम देख रहे हो जब टेम्परेचर बिल्कुल कम है तो एंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट बहुत ही कम होगी। ये यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो इतना देख के तो मुझे पता चल रहा है ना यहाँ पर कैसा होगा, लो टेम्परेचर, यो यहाँ पर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर। यो मैम। ठीक है, सो जब लो टेम्परेचर है, एंजाइम की एक्टिविटी काफी कम है, राइट, तो मैं कह सकती हूँ ना, मैं तुम्हें चार्ट बनाऊंगी, इसको ऐसे बनाते रहना साथ साथ, बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ जब टेम्परेचर लो है तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसी होती है, एंजाइम बिकम ऑलमोस्ट, एंजाइम्स आर इनएक्टिव। ठीक है, तो जब भी अगर तुम बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर में डाल दोगे वो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे तुम्हारा फ्रीज, जब फ्रिज होता है तो फ्रिज के अंदर तुम कुछ भी सब्जी वगैरह रखते हो तो क्यों रखते हो? प्रोटेक्ट करने के लिए फूड को, कैसे प्रोटेक्ट करते? ताकि वो खराब ना हो। हाँ बेटा वो तो ठीक है, करता कैसे है, प्रोटेक्ट कैसे करा उसने? टेम्परेचर कम क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो लो टेम्परेचर में वर्क नहीं करते। लो टेम्परेचर में वर्क नहीं करते। हाँ, बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। फंजाई भी बहुत सिंपल होते हैं, बॉडी सिंपल होती है, तो क्या होता है ये वर्क क्यों नहीं करते? क्योंकि जो सेल है ना उसके अंदर जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो लो टेम्परेचर में उनके एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए वो चाहे फ्रिज में प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है तुम्हारे खाने में बैक्टीरिया नहीं है, देखो वो हर जगह है, तुम रोक नहीं पाओगे उसे। तुम्हारे खाने पे बैठा है वो, ठीक है, तुम्हारे समोसों पे बैठा है, लेकिन तुमने फ्रिज में रख दिया, तो वहां पर उस बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स है वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इनएक्टिव हो गए। ठीक है, इसलिए जब तक फ्रिज में है वो खराब नहीं होता। लेकिन मम्मी कहती है ना कि फ्रिज से निकाली चीज बाहर ज्यादा देर मत रखा करो, उसको पका दिया करो फटाफट, नहीं तो खराब हो जाएगी। सुने? यो मैम। अगर देखो तुम आटा गूंथते हो बाहर रख के रोटी बना रहे होते हो दैट इज फाइन। अगर तुम आटे को फ्रिज में रख देते हो उसके बाद उसको बाहर निकाल के ज्यादा देर तो नहीं रखते हो ना, खाना बना के फिर से वापस डाल देते हो फ्रिज में। यो मैम। छोड़ दो, ओवरनाइट छोड़ दो, वो खट्टा हो जाएगा। यस मैम। रोटी तुम सबने भी खाई होगी भाई। थोड़ी Yes, ma'am. खट्टी रोटी तो सबने खाई है। होता क्या है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया तब भी था जब तुमने फ्रिज में रखा ना, उस बैक्टीरिया के साथ ये हुआ कि उस बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स थे वो इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो काम नहीं कर रहे थे। जब तुमने बाहर निकाल के उसको पका दिया तो वो एक्टिव होने में इतना उनको इतना टाइम मिला नहीं। लेकिन अगर तुमने बाहर ही छोड़ दिया ना तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो ऐसे ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट सी पे ज्यादा टेम्परेचर है, तो तुम देख रहे हो एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है मैम। ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, समझ आई? इसलिए अल्टीमेटली आटा खट्टा हो जाता है। अब एक पॉइंट आया है यहाँ पे बीच में, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज अ पॉइंट जहां पर आपको दिख रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी दिख रही है। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? देखो हर एंजाइम के लिए ना टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं लिखते। तो हम इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जिसपे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम। हाँ शाबाश, ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर वेयर एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है जी, बढ़िया। लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा भी तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, अब मैं फिर बढ़ा रही हूँ, तो क्या होने लग जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी को? पॉइंट बी और पॉइंट सी में कंपेयर करके बताओ मुझे, एंजाइम एक्टिविटी किस में ज्यादा दिख रही है आपको, बी या सी में से? बी में। बी में एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है, राइट, और सी में कम। सो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद तुम टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाओगे, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं ये वाला पॉइंट लू, रेड वाला, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाईएस्ट है,
हाईएस्ट मैम हाई टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगा हमें? इन हाई टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप। ठीक है, क्यों स्टॉप होगी? बिकॉज हाई टेम्परेचर में अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ, वो दो अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं ना, राइट? ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे बॉन्ड है, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, बॉन्ड टूटते चले जाएंगे। तो अगर बॉन्ड एक बार टूट गया फिर वो दोबारा थोड़ी काम करेगा। सो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप इसलिए होती है बिकॉज एंजाइम डी नेचर हो जाता है। डी नेचर मतलब स्ट्रक्चर टूट जाता है। हाँ, स्ट्रक्चर टूट जाता है। समझ आया? अब अगर मैं हाई टेम्परेचर पे इसका स्ट्रक्चर टूट गया, अब अगर मैं इसको लो टेम्परेचर पे रख दूं, क्योंकि दोबारा से स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा? नहीं नहीं, अब नहीं जुड़ेगा, है ना? केमिकल रिएक्शन है, मजाक थोड़ी, अब दोबारा नहीं जुड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं लो टेम्परेचर पे एंजाइम को रख रही हूँ, वो इनएक्टिव हो रहा है, लेकिन वो दोबारा एक्टिव हो सकता है ना? ये मैम लेकिन अगर मैं उसको हाई टेम्परेचर पे रख दूं, वो दोबारा से कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा ना, हमेशा के लिए मर गया। ये मैम इसलिए अगर कभी तुम्हें हल्का हल्का फीवर आए, दैट इज फाइन, लेकिन अगर तुम्हारा फीवर सस्टेन हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? सबसे पहले तुम्हारा फीवर कंट्रोल करने की जरूरत है। कभी ऐसी ये मैम सिचुएशन सुनी है किसी के साथ? ये मैम ठीक है, अगर नहीं सुनी है तो ऐसा होगा कि अगर फीवर ज्यादा होता है ना, तो सारी चीजें रोकी जाती है, पहले आपका फीवर कंट्रोल किया जाता है। अगर कभी किसी ने किसी को डेंगी कंडीशन में देखा है, तो डेंगी में एकदम से फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसी को ठंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सोचो, तुम्हारी बॉडी में एंजाइम्स है ना, सब अपने टेम्परेचर पे काम करते होंगे, सही बात है? ये मैम अगर तुमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुम्हारी बॉडी के एंजाइम टूट सकते हैं ना? ये मैम अगर वो टूट गए और तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बाद में ठीक हो भी गया, तो वो एंजाइम दोबारा तो नहीं जुड़ेंगे ना, नो मैम है ना? तो परमानेंट डैमेज हो गया बॉडी का। ये मैम इसलिए टेम्परेचर ज्यादा टाइम तक बढ़े रहना इज नॉट गुड। हाई फीवर इज वेरी रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है वो, इसलिए उसको ठंडा किया जाता है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको टेम्परेचर का? ये मैम लिखो इसको फटाफट, ऐसे ही बना लो। तो हमने 3 केसेस की फॉर्म में किया, इसको करने में टाइम लगा, लास्ट बाकी के 2 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीएच इसकी तरह ही होता है। ओके, मुस्कान? मैम आपने स्ट्रक्चर लिखा है ना? क्या बेटा? अभी शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखा है ना? स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर, STR स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर। डन? यो मैम नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस एक छोटू सा फर्क है, दैट इज ये रही एंजाइम एक्टिविटी ऑन वाई कोऑर्डिनेट। देखो हमेशा मैंने एक्स और वाई देखना सिखाया, तो पहले वैसे ही देखना हमेशा, ठीक है? आदत डाल लो। अगर यहाँ पर पीएच कैसा है, लो या हाई? लो लो तो लो पीएच पे हम वर्ड क्या लिखेंगे? एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, अब एक्टिव और इनएक्टिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर किसी एंजाइम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है पीएच। तो लो पीएच पे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कैसा पीएच है, हाई तो हाई पीएच पे भी उसकी एक्टिविटी कैसी होगी? लो मिनिमम मिनिमम एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास द स्टैंडर्ड वन विच इज दिस वन, एंड दिस इज एन नोन एज, कौन सा पीएच होगा ये? ऑप्टिमम पीएच। यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑप्टिमम पीएच। और यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी कैसी होगी? मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। अब किसी का पीएच अलग हो सकता है, ऑप्टिमम किसी का अलग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम बात करी थी रोटी की ना, तुमने रोटी खाई थी, तो रोटी का स्टार्च है ना, स्टार्च जब जाता है आपकी बकल कैविटी यानी कि आपके मुंह में, ऐसे बनाया था हमने कुछ, चलो, जब बकल कैविटी में स्टार्च जाता है तो वहां पर कौन सा एंजाइम होता है? माइलेज। सेलिवरी माइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि वर्क करता है। लेकिन यही खाना जब आपके स्टमक में चला जाता है, जैसे जाते हैं स्टमक के अंदर जाता है, तो सेलिवरी माइलेज वर्क नहीं करता। यार सेलिवरी माइलेज ऐसा थोड़ी मुंह में ही रहेगा, खाने में घुल के नीचे नहीं चला जाएगा, जाए नहीं तो है। तब यहाँ जाता है सेलिवरी माइलेज, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाता है? इनएक्टिव। क्यों हो जाता है इनएक्टिव? क्योंकि इसको ये पीएच, इसको ये पीएच सूट नहीं करता। दिस इज एन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच या हाई पीएच? मैम लो पीएच। लो पीएच इज एसिडिक पीएच, राइट। तो एक ही एंजाइम डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट एक्टिविटी आपको शो करेगा, समझ आया? ये पीएच को हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, बस रिमाइंड कराने के लिए था, कोई पूछेगा नहीं ऐसे। तो पीएच का ये एक एग्जांपल होता है, हम ऐसे बोल देते हैं इनएक्टिव। बस यहाँ पे डी नेचर वर्ड नहीं लगाना, ऐसे मत लिख देना कि हाई पीएच पे लोअर पीएच पे डी नेचर होता है। डी नेचर नहीं होता है, जस्ट एक एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट होती है। हम उसको लिख देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, एक सेफर वर्ड लिखा जाता है, ठीक है? समझ आया? बना लो इसको, बना लो बना लो। 2 पॉइंट्स तो खत्म भी हो गए। बस अब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगे। अबे समझ आ रहा है ना? यस मैम। अगर डब्बा गुल हो जाए तो बता देना, ढूंढ लेंगे। ऐसे यस यस मत करते रहना, क्योंकि मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने ग्राफ बनाए नहीं है, तुम बनवाओगे मुझसे, फिर फंस जाओगे और फिर सुनोगे अच्छे से। तो इससे अच्छा यहाँ बता दो, नहीं समझ आया तो पूछ चाहे 10 बार लो, लेकिन जब पूछूंगी तब सही आंसर दे देना। तो आते हैं पीछे। तो हमने कर लिया पीएच, हमने कर लिया टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है? अब हम चलते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है जी? पीछे लिखा है वही बात यहाँ पे लिखी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम शो करेगा, राइट? अगर लो टेम्परेचर करेंगे तो हमारा एंजाइम हो जाएगा इनएक्टिव, और अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो हमारा एंजाइम कैसा होगा? डीनेचर, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो उसकी एक्टिविटी परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? ये कुछ वर्ड्स है जो आपको पीवाईक्यू करते हुए दिखाई देंगे, तो इसलिए यहाँ मेंशन है। क्लियर? नाउ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता होगा, राइट? इससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट चैट में। राइट डाउन द आंसर इन चैट। गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, मतलब उठे हुए हो तुम। गुड भूमि, गुड अपूर्वा, नीलम, अर्चना, रिया, विशाल, आरुषि, सपना, मुस्कान, दीक्षा, तनिष, जगदीश, नेहा, अपूर्वा। गुड। नॉन पोटेंशियस एंजाइम इज अ राइबोजाइम, आंसर वुड बी 2। ग्रेट, ऑलराइट, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2। ओके नेहा, नेहा जीत गई, सबसे पहले आंसर किया लड़की ने। ओके, रिया, दीक्षा, विशाल, नवप्रीत भी है, गुड। आंचल, भूमि, सपना भी आ गई, तनिष, अर्चना, शगुन, जगदीश, ईशानी, आरुषि, रिया, कुमारी, साक्षी। अच्छा साक्षी, इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है बेटा, लेफ्ट हो रहा है तेरा बार बार। हाँ बेचारी बार बार लेफ्ट हो रहा है इसका।
प्रिया, वैशाली, नीलम, गुड. सो enzyme enhances the rate of a reaction by, तो enzyme कैसे rate of a reaction बढ़ाता है? by lowering the activation energy of the reaction. Answer is D. Combining with the product as soon as it is formed. जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वो उससे कंबाइन नहीं करता, उससे डिटैच हो जाता है. तो पहला ऑप्शन गलत. चेंजिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है. जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो वैसे का वैसे ही रहता है. वो रिएक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बस उसको जल्दी बना देता है. कंबाइनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपली याद रखना कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाए, एंजाइम ने कुछ नहीं करना है सिवाय एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देगा और रिएक्शन को फास्ट बना देगा. कभी वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, कभी वो प्रोडक्ट के साथ कंबाइन नहीं रहेगा. इतना ही पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है. तो आंसर वुड बी डी. सही है आपका. गुड गुड. चलो, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसको ना बेसिक तरीके से डब्बे से समझ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हम इसको और अच्छे से करेंगे. तुमको ना कुछ भी रट्टा नहीं मानना, इसमें भी समझना है, अपना कॉमन सेंस लगाना. लगाओगे तो हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई बात है भी नहीं है, ठीक है. केसेस बना लेते हैं और केस के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, जितना समझ आए उतना बेहतर. नहीं समझ आएगा दोबारा करेंगे. तो एक मीडियम ले लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इसमें थे हमारे पास सबस्ट्रेट, तो एस का मतलब है सबस्ट्रेट, ओके. और ई का मतलब है एंजाइम. तो मैं कह रही हूँ इसमें मेरे पास सबस्ट्रेट है 100, ठीक है. मैंने एंजाइम डाल दिए इसके अंदर, लेट्स से 10, तो रिएक्शन चलेगा. प्रोडक्ट अगर ये मेरे पास कंटेनर ए में सबस्ट्रेट है 100 और एंजाइम है 10, तो क्या केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा, चलेगा इसमें? नो मैम. यस. तो कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे अगर मैं बोलूं 10 सबस्ट्रेट 100 सबस्ट्रेट है और 10 एंजाइम है? 10 प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाई देगी हमें, है ना. जितने एंजाइम उतने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है. लेकिन स्लो चलेगा रिएक्शन है फास्ट? स्लो चलेगा. अभी भी सबस्ट्रेट मेरे पास 100 है, एंजाइम मेरे पास हो गए लेट्स से 50. अब केमिकल रिएक्शन बी वाले में ए से कंपैरिजन में तेज चलेगा या स्लो चलेगा? फास्टर चलेगा. अब सी वाली कंडीशन में मेरे पास सबस्ट्रेट है 100, अभी भी 100 ही है, और एंजाइम मेरे पास हो गए हैं 100, तो केमिकल रिएक्शन कैसे चलेगा? फास्टेस्ट इसमें चलेगा. मैं ये कह सकती हूँ ना कि सारे सबस्ट्रेट, ऑल सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाएंगे विद ऑल एंजाइम. यो मैम. तो जब सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए, एंजाइम की कौन सी साइड पे सबस्ट्रेट आगे लगता है? एक्टिव साइट. तो दिस इज एन एंजाइम और ये मेरा रहा सबस्ट्रेट, है ना. तो मैं कह सकती हूँ सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है. तो जब भी हम कहते हैं ना कि सब कुछ ऑक्यूपाइड है, तो वर्ड क्या लेंगे हम? सैचुरेशन. सो ऑल एंजाइम्स आर सैचुरेटेड. समझ आई ये बात? सैचुरेशन या सैचुरेटेड का मतलब है ऑक्यूपाइड. जैसे अगर मैं अभी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी 1 घंटे की, अभी तुम मुझसे पढ़ रहे हो, अगर मैं तुमको लगातार 2 घंटे पढ़ा दूं, वो भी मैं ऐसा टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो तुमने नहीं पहले पढ़ा, तो एक पॉइंट आएगा ना क्लास के बीच में, किसी का 45 मिनट्स में आएगा, किसी का 1 घंटे में आएगा, किसी का 1.5 घंटे में आएगा. पॉइंट आएगा ना, जब मैं कितना भी बोल लूं तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा. होगा ऐसा? होगा ना यार. सैचुरेशन पॉइंट आ गया. तो व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट? तुम्हारा ब्रेन जितनी इंफॉर्मेशन ले सकता था बाहर से ले लिया, अब और नहीं ले पाएगा, जगह नहीं है इधर, ठीक है. अब न्यूरॉन नहीं बन सकते और, क्योंकि तुम नहीं समझ पा रहे हो कुछ भी. तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है सब कुछ ऑक्यूपाइड है. तो जब भी मैं बोलूंगी एंजाइम इज सैचुरेटेड, मतलब सारे एंजाइम एक्टिव साइट, जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट थी ऑक्यूपाई है सबस्ट्रेट से, कोई अकेला नहीं बैठा. ये बात समझ आई? तो बेटा अगर मैं डी केस ले लूं जिसमें मेरे पास अब सब एंजाइम मेरे पास 100 थे, ठीक है. अब मैंने इसमें सबस्ट्रेट डाल दिए 150, सबस्ट्रेट डाले मैंने 150, तो मुझे बताओ क्या होगा? केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिमेन द सेम? सोच के बताना. डी केस मैम फास्ट ही होगा, जो बाकी एंजाइम बच जाएंगे वो ऐसे ही घूमेंगे. तो फास्ट क्यों होगा? क्योंकि मैम सारे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम 50 तो लग ही जाएंगे ना. सारे बी की तरह होगा. है हम बी की तरह होगा.
बी की तरह होगा? बी की तरह क्यों होगा बेटा? सबस्ट्रेट 150 है। अच्छा, बी की तरह होगा मतलब स्लो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक कह रहे फास्ट होगा, एक कह रहा स्लो होगा। कोई है जो कहेगा सेम रहेगा बी, डी और सी में? नहीं, ठीक है। यस नहीं। बेटा अगर मेरे पास एंजाइम थे 100 और मेरे पास 100 सबस्ट्रेट तो इसी के अटैच हो गए, तो ये तो सारा सैचुरेटेड है। अब अगर इसके पास मैंने एक्स्ट्रा 50 डाल भी दे तो ये 50 तो पड़े रहेंगे ना, ये खुद कुछ कर थोड़ी पाएंगे। केमिकल रिएक्शन तो उतना ही होगा ना जितना पहले हो रहा था सी में। यहाँ पर भी 100 एंजाइम थे 100 सबस्ट्रेट के साथ अटैच, तो केमिकल रिएक्शन तो इतना ही हो रहा था। अब मैं जितना मर्जी एक्स्ट्रा डालू केमिकल रिएक्शन थोड़ी बढ़ेगा, कैसे फास्ट होगा? एंजाइम ही फ्री नहीं है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ तब फास्ट होगा जब एंजाइम डले और उसके साथ लगने के लिए सबस्ट्रेट हो। बेटा जब एंजाइम ही नहीं है एक्स्ट्रा तो सबस्ट्रेट जितने मर्जी डालो उसको कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। तो मैं कह सकती हूँ ना कि एंजाइम एक्टिविटी इन डी विल बी इक्वल टू सी। यस मैम। तो एंजाइम एक्टिविटी सेम एज सी कह दूं? यो मैम। ठीक है जी, क्लियर। चलो, अब जो एंजाइम लगे रहते हैं सबस्ट्रेट से हमेशा लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में चेंज होके वापस आते हैं फिर वेले होके, तब आगे चलेगा। लेकिन हम उस इनिशियल पॉइंट पे कह रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो तुमसे ये कह रहा है कि अभी बताओ कि इस ग्लास के अंदर मैंने 100 एंजाइम डाल दिया और 150 सबस्ट्रेट डाल दिया, तो बताओ केमिकल रिएक्शन को क्या होगा? तो एकदम से कुछ नहीं होगा, सारे एंजाइम बिजी है, वो 50 सबस्ट्रेट को कोई टेंशन ही पे नहीं करेंगे। तो केमिकल एंजाइम रिएक्शन जैसा हो रहा था वैसा ही होता रहेगा। समझ आई बात? इसको लिख लो, लिखो लिखो लो। तेज तो नहीं बोल दिया मैंने? समझ आया ना? यो। अबे स्पीड तेज हो जाए बता देना, मुझे बोलते हुए पता नहीं चलेगा। स्पीड ठीक है? यो मैम। यस मैम। नहीं है तो बोल देना, ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन मानो मुझे ज्यादा पता नहीं चलता किस बच्चे ने क्या बोला है। सबके नाम मुझे ऐसे थोड़ी याद है, उनको तुम दिखते तो हो नहीं, तो तुम मजे से बोल सकते हैं नो मैम और चुप हो जाए, मुंह पर चल जाएगा। अच्छा ठीक है। वैसे अगर मुझे पता भी चल गया तो मैं कौन सा तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर काट सकती हूँ? तुम तो बोल सकते हो यहाँ, है ना? यस मैम। ठीक है जी, चलो डन। ये नॉलेज के लिए था क्योंकि अगला पार्ट इससे निकलेगा, ठीक है। ये नॉलेज के लिए बताया था मैंने अच्छे से, ठीक। चलो अब आते हैं हम, तो हम कहाँ तक कर लिया हमने? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम का हमने कर लिया, सबस्ट्रेट का बेसिक। अब जो ये वाला पार्ट है ना वी मैक्स के एम वी मैक्स बाय 2, हम इसकी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। गुड। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे करती है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट? देखो, इन एन एंजाइम कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन को एंजाइम कैटेलाइज करता है, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब तुम अपनी पिक्चर देखो, सबने वो बनाया ना जो भी डायग्राम में बनाया था, यो मैम। तो उसमें था ए पिक्चर, बी पिक्चर, सी पिक्चर एंड डी पिक्चर। तो मुझे बताओ ए और बी में ज्यादा केमिकल रिएक्शन फास्ट किस में था? ए और बी में से बी में। फास्ट था, और बी और सी में से सी है ना। तो बी और सी में फर्क क्या है? किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है? एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन तुमने क्या कर दी? इंक्रीज, है ना। तुम जैसे जैसे इंक्रीज करते गए केमिकल रिएक्शन में फास्ट होता गया ना। यो। तुमने डायग्राम बनाया है ना, उसके नीचे 2 लाइनें छोड़ दो और वहां पे ये लाइन लिखना बाद में, अभी रहने दो, कि जैसे जैसे तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे, ठीक है, वहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक टाइम के बाद केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। सर्टेन लिमिट के बाद केमिकल रिएक्शन रिलीज इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे पिक्चर नंबर सी थी और डी, है ना, सी के बाद केमिकल रिएक्शन इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, सेम ही रहा, राइट। तो वहां पर आप ये वाली लाइन लिखोगे। बेटा माइक बंद कर ले या ऊपर पढ़ा ले। वो लिमिट जिसके बाद अब केमिकल रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, उस लिमिट को हम कहते हैं वी मैक्स। सो व्हाट इज अ वी मैक्स? वी मैक्स वो वैल्यू है जिसके बाद अब केमिकल रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, तुम जितना मर्जी सबस्ट्रेट डाल लो। समझ आई बात?
यो मैम। जो हमने थ्योरी में पढ़ा था अब हम उसको वर्ड दे रहे हैं। ओके, समझ आया इतना? यो मैम। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, व्हाट इज अ वीमैक्स, कोई तुमसे ना लैंग्वेज नहीं पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, वो तुमको ग्राफ देके पूछ लेंगे कि बताओ वीमैक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। उन्होंने ना तुमसे यही पूछना है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट, यही आएगा। तो तुमको ये समझना है कि वीमैक्स है क्या। ये वो पॉइंट है जहां पर सारे एंजाइम ऑक्यूपाई होते हैं बाय अ सबस्ट्रेट। वीमैक्स इज दैट पॉइंट। इसको चार्ट बना ले, छोटा सा मतलब ग्राफ बना ले अच्छे से। यो मैम। एक्स एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है जी। तो मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में जब मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी, जैसे यहाँ पर लेट्स से 0 है, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 40, लेट्स से 50। तो जब मैं स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी, क्या एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी? क्या हुआ? क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। एंजाइम का नंबर नहीं है, दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ किसी केमिकल रिएक्शन में, तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, बहुत ही शांति है ये तो। होगी मैम। कोई बात नहीं, चलो इट इज ओके। क्या हो गया फिर? मैंने बोला ही था इतनी जल्दी समझ आ जाएगा तो फिर मजे नहीं हो जाएंगे, एकदम से हम नीट क्वालिफाई कर लेंगे। इट इज फाइन। चलो अगर मैं बोलूं यहाँ पर एंजाइम्स हैं पड़े हुए, ठीक है, एंजाइम की लास्ट वैल्यू है लेट्स से 30, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ कि एंजाइम की लास्ट वैल्यू है 30 एंजाइम्स मैंने इस मीडियम में डाल रखे हैं, ठीक है। बी वाले में भी मैंने एंजाइम डाल रखे हैं अभी, ठीक है। अब इमेजिन कर सकते हो। अब इस मीडियम में मैंने क्या किया, मैंने डाल दिए सबस्ट्रेट 10। तो क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी तुम्हें? केमिकल रिएक्शन होता दिखेगा तुम्हें? केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा। अभी समझ आया थोड़ा सा? तो वो 10 वैल्यू ये रही और ऊपर 10 यहाँ पे भी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले केस में। मैंने कहा अभी मैंने ये 30 एंजाइम थे और मैंने और सबस्ट्रेट डाल दिए, तो टोटल 20 सबस्ट्रेट हो गए। तो ए और बी में से किस में केमिकल रिएक्शन तेज हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन तेज हो रहा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। एक ही बात हुई ना? मैम। यही बोल रही हूँ मैं, एंजाइम एक्टिविटी का मतलब यही था मेरा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। तुम्हारे लिख देती हूँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ठीक है, चलो ये इंक्रीज होगी। चलो जी इंक्रीज हो रही है, बढ़िया बढ़िया। थर्ड केस लिख लेते हैं। अगर मैं बोल दूं देयर विल बी अ पॉइंट जब एंजाइम हमारे पास 30 थे और मैंने सबस्ट्रेट भी 30 डाल दिए, है ना, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखेगी तुम्हें वहां, ये तो मैं पता है। लेकिन मैं फोर्थ केस बता रही हूँ, ठीक है। फोर्थ केस में क्या हुआ, मेरे एंजाइम थे 30 और मैंने अब सबस्ट्रेट डाल दिए 40। क्या एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी? नो मैम। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई है ना? देखो जब तक मेरे सबस्ट्रेट थे 30 और मेरे एंजाइम की एक्टिविटी भी 30 पे आ रही थी, यहाँ पर इस पॉइंट पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम थी, यहाँ पर मैक्सिमम थी ना। तो मैक्सिमम एक्टिविटी का मतलब क्या है, सारे एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट लगा हुआ है, यही होता है। मैम। तो मैं इस चीज को क्या बुलाऊंगी, इसको मैं बोलूंगी वी मैक्स। किस नाम से बुलाऊंगी? व्हाट इज अ वी मैक्स? वी मैक्स वो पॉइंट है जहां पे सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच है। क्लियर है? अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं सबस्ट्रेट की, तो देखो नीचे से जा रही हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन मैंने सबस्ट्रेट की बढ़ाई 40 कर दी ना। तो इस ग्राफ को कैसे जाना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, एक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, या फिर वही लेनी रहनी चाहिए जो 30 पे थी? तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये यही चलता हुआ दिखाई देगा, ये इंक्रीज नहीं होगा।
राइट, समझ आया? यो ठीक है, ये है हमारी डी वाली लाइन कि जितना मर्जी हमें सबसेट बढ़ा दो, 50 कर दो, 60 कर दो, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है ना। और समझ आया? मैम So this value, this is known as Vmax. So what is a Vmax? अब इसको देखो, the increase in the rate of a chemical reaction will be up to certain limit. वो वाली लिमिट जिसके बाद केमिकल रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, उसको Vmax कहते हैं। तो ये जो था वो यहाँ पर मिलेगा आपको। अब क्लियर है? यो मैम बना ले, ऐसे ही बना लो, कोई ना। ग्राफ उसमें है नहीं एनसीईआरटी में, तो आपको ऐसे आएगा भी नहीं। इससे थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे बना लो जहां आपको समझ आ रहा है। मैम एनसीईआरटी में है। ये वाला बना है? यस मैम, यही है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंजाइम एक्टिविटी। Vmax वाला बना है, बहुत बढ़िया। मैम केएम वाला बना है ग्राफ? मैम यस मैम, Vmax यो मैम बना है। बने। ठीक है, डन। लिखो फिर अच्छे से, एक बार दोबारा बैठ के उसको पढ़ना, ठीक है? यस मैम ओके, हो गया तो मुझे बताओ, अंगूठा लगा दो। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई? लिख रहे थे साथ साथ? नो मैम। ये कौन सी रॉकेट स्पीड है भाई? इतनी जल्दी तो मेरा नहीं बनता। अरे हम प्रो है। स्कूल में हम एक हाथ से लिख लेते, एक हाथ से सुन लेते, दूसरे हाथ से खाना खा लेते, तीसरे हाथ से लड़ लेते, है ना? We have practiced a lot. ठीक है, जिनका हो गया यू कैन स्विच टू द पोल। आप पोल करो एंड देन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, जिसका नहीं हुआ पहले इसको करो। अब तो डन है, राइट? चलो लेट्स सी द पोल। कहाँ पहुंचा? 15 आया मुझे, सिर्फ 45 बच्चे हैं, एटलीस्ट 35 चाहिए, देन विल डन। जिसका सिग्नल खराब है उससे उसको पोल नहीं दिखेगा, आई नो। तो साक्षी को आज पोल नहीं दिखेगा, दैट आई अंडरस्टैंड, वो बेचारी कब से आना जाना कर रही है। ओके, सो क्वेश्चन था, विच चैप्टर ऑफ 12th डू यू वांट टू रिवाइज फर्स्ट? सो बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट को सबसे ज्यादा वोट आए हैं और रोते तुम इवोल्यूशन के लिए हो। क्या भाई, तुम क्या कॉमेडी कर रहे हो मेरे से? नो मैम, इवोल्यूशन ही करना है। अरे एक बच्चे ने वोट बदल लिया, देखो। नहीं मैम बदला नहीं, मैंने वोट भी इसी को बदलना चाहते हैं। ये इन दोनों में से किसी ने बदला, देख लो। नो मैम बदला नहीं है, वोट भी बदलते हैं, नहीं चाहता है इसमें। वोट तो बदला है किसी ने। अभी 6 से 5 कैसे हो गया? जादू शक्ति है। वोट चेंज ही होता है मैम। मैम बदला नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ वोट भी किया है। भाई देखो मेरे सामने तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो बायोटेक की यूनिट आपको सबसे पहले रिवाइज करनी है, उसके बाद इवोल्यूशन, फिर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है मैम शनिवार को टेस्ट है इवोल्यूशन का। क्या? मैम शनिवार को टेस्ट है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का शनिवार को टेस्ट है? कहाँ? मैम स्कूल में। सिर्फ इवोल्यूशन का? यस मैम। अच्छा बेटा, वो तो फिर एक्स्ट्रा क्लास में होगा, शनिवार को ही क्लास है तेरी रात को। पढ़ के मुझे ना व्हाट्सएप करियो, ठीक है? जहाँ नहीं पढ़ेगी मैं तो को वैसे बढ़ा दूंगी। ओके, मैम टाइमली कर लियो मुझे। ये मत करियो कि शनिवार को टेस्ट है तो मेरे को फ्राइडे नाइट को मैसेज कर रही है, मैम आप उठे हो, जरा बताना। ब्लॉक कर दूंगी। है एक बच्चा, मेरे को किया था, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, मेरे को पूछ रही है मैम इसका इंपॉर्टेंट बता देना। मैं कहा पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट मांगे, 2 चैप्टर के। मैं कहा अच्छा, मैंने बता दिया उसको। मैं कहा पेपर कब है? कह रही कल सुबह। मैं कहा वो तो बढ़िया। कह रही बस ये बता दो पेपर कहाँ कहाँ से आ सकता है। मैंने बनाया पेपर, तेरे को बता दूं कल तेरा पेपर कहाँ से आएगा।
उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था। रात को बोल रहे मुझे 11-12 बजे के करीब, वो कल पेपर है उसका, 6 बजे वो निकल जाती है, 6-7 बजे स्कूल के लिए। भगवान जाने कब पढ़ने वाली थी वो। मेरे को पूरा विश्वास है अच्छा करके आई होगी वो। तो ऐसी हरकत थी मत कौन मैम? है। थी कौन थी वो? नाम तो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं किसी भी बच्चे का, तुम ही में से होते हो। जो थी वो समझ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तू ही हो। ये मैम। चलो कोई बात नहीं, आइए पढ़ के आना एक बार, ठीक है। एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें हम लोग आपका क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे होती है। एनसीईआरटी लेकर आना 12th की, उसके बिना मत आना। और अपने 12th के नोट, ये मैंने ग्राफ सा बना दिया है। यार कॉपीज प्लीज बंद कर देना। चलो भी लेबल करो चैट में, व्हाट इज ABCD। चैट में आंसर। जिसका देर से आंसर आएगा मैं समझ जाऊंगी चीटिंग है। सिंपल, ABCD E, 3 पूरे एक साथ बताना। ओके, दीक्षा इज द फर्स्ट वन। नहीं दीक्षा, बी गलत लिखा है। ए इज ट्रांजिशन स्टेट। ओ भाई, ए इज अ सबस्ट्रेट ना, बी इज अ प्रोडक्ट, सी इज एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन तुमने ये नहीं लिखा कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी, विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम। दिस इज विदाउट एंजाइम, विद एंजाइम, सॉरी विद एंजाइम, सही बोल रही है, विद एंजाइम। ई इज पोटेंशियल एनर्जी, टेंशन एनर्जी, और डी इज Progress of reaction. रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, गलत करे आप लोगों ने। हाउ कैन यू से बी इज एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ कैन दैट मेक सेंस। इतना गलत कैसे हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है बी को तुम लोगों ने, अबे चीटिंग भी गलत। सिर्फ आरुषि ने ए और बी बिल्कुल सही लिखा, लेकिन तूने ये नहीं लिखा एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज की। सी, सी इनकम्प्लीट था आंसर। ई इज टाइम, ई टाइम कहाँ से हो गया माता। पूर्वा ने ठीक है, ठीक है, गलत लिखा है तुमने। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराया मैंने कल इस पे, ये गलत नहीं करना यार। तो जो तुम नहीं